बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्टन का चैप्टर नंबर 22 के समरी को डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम सारे पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो रिवाइज हो जाए और अगर पढ़ा कोई पॉइंट्स मिस हो गए तो वो पॉइंट्स हमारे जहन में आ जाए। सबसे पहले हमने कहा था कि कार्डियक फेलियर के मेन इफेक्ट बेसिकली क्या होंगे। कार्डियक आउटपुट कम होगी और ब्लड की डैमेज होगी वेन्स में ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन। ठीक हो गया। कार्डियक अच्छा, जैसे ही अब हम पढ़ना शुरू करेंगे जब कार्डियक फेलियर होता है तो क्या होता है। इमीडिएटली कार्डियक फेलियर के बाद कार्डियक आउटपुट इमीडिएटली बहुत कम हो जाती है। अलबत्ता विनस रिटर्न थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। जब विनस रिटर्न नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट कम है, तो राइट एट्रियल प्रेशर रेज कर जाता है। ठीक है जी। थोड़ी देर बाद फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉम्पनसेट करना शुरू करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वीनस रिटर्न को भी बढ़ाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ जाता है क्योंकि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर को बढ़ा रहा है वेजो कंस्ट्रिक्शन से। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से वीनस रिटर्न बढ़ गया और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को कहता है कि जरा बेहतर काम करो, तो कार्डियक आउटपुट भी थोड़ी बहुत ही बढ़ा देता है। कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा दी, वीनस रिटर्न भी बढ़ा दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। अलबत्ता कार्डियक आउटपुट नॉर्मल से अभी भी कम है। ठीक। तीसरी स्टेज में हम पढ़ते हैं कि चूंकि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल से अभी भी कम है तो फ्लूइड बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है। फ्लूइड रिटेन होना शुरू होता है तो वीनस रिटर्न और बढ़ती है। जब वीनस रिटर्न और बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट को भी मजीद बढ़ना पड़ता है। कार्डियक आउटपुट अब कई दफ़ा नॉर्मल हो जाती है। किन वजह से, एक तो फ्लूइड रिटेंशन, दूसरा जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काफ़ी तक काम कर चुका है उसके बाद एक चांस होता है हार्ट का भी थोड़ा बहुत रिकवर करने का। कोलेटरल सर्कुलेशन की वजह से, कोलेटरल ब्लड सप्लाई की वजह से जो नॉन फंक्शनल जगह होती हैं हार्ट की वो भी कुछ कुछ फंक्शन हो जाती हैं। तो हार्ट की रिकवरी की वजह से और फ्लूइड रिटेंशन से अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाता है। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में अगर ये कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाए तो इसको हम कहते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। ठीक। कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाता है लेकिन राइट एट्रियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये बात ज़रूर देखनी है कि राइट एट्रियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। अच्छा, ये जो टाइम था जिसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन हुई है और हार्ट ने रिकवर किया है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद का टाइम, इसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सेमी क्रोनिक स्टेट ऑफ अटैक। क्योंकि अब ये सेमी क्रोनिक है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होती है, काफ़ी टाइम लगता है फ्लूइड को रिटेंशन में और हार्ट को रिकवरी में। इसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग सेमी क्रोनिक स्टेट। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कभी हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेजो डायलेशन करवा रहा है, कभी हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है। वेजो कंस्ट्रिक्शन जो पेरिफेरल बॉडीज है, जो बाकी सारी बॉडी है जिसमें कोई जो बॉडी काम नहीं कर रही है, जिस बॉडी का एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके पास एक्टिव मसल है, जिस मसल में एक्सरसाइज हो रही है उसके अंदर वेजो डायलेशन करवाएगा। ये वैसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया मैंने। फिर आगे चलते हैं। कार्डियक रिजर्व क्या होता है। कार्डियक रिजर्व होता है कि आपके हार्ट नॉर्मल से कितना ऊपर जा सकता है। कार्डियक आउटपुट नॉर्मल दे रहा है, उससे कितना ऊपर जाने की कैपेबिलिटी है हार्ट के अंदर। कार्डियक रिजर्व कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि राइट एट्रियल प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है। हार्ट बेचारा पहले ही पूरी मेहनत से कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल रखा हुआ है। अब अगर आप एक्सरसाइज भी शुरू कर जाए तो ये मजीद ऊपर नहीं जा सकता, तो कार्डियक रिजर्व बहुत कम है। दूसरा आता है कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर, जिसको हम कहते हैं डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, बेसिकली फ्लूइड की रिटेंशन होती तो है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, अलबत्ता नॉर्मल नहीं हो पाता। फ्लूइड की रिटेंशन होती है जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, अलबत्ता नॉर्मल नहीं हो पाता। जब कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं हो पाता तो फ्लूइड रिटेंशन होती चली जाती है, वीनस रिटर्न बढ़ता चला जाता है, कार्डियक आउटपुट बेचारा नॉर्मल नहीं हो पा रहा होता है। थोड़ी देर बाद फिर कार्डियक आउटपुट जब इतना ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता ही जाए तो फिर हार्ट भी हार मारना शुरू होता है। कार्डियक आउटपुट अब बढ़ने के बजाय बल्कि घटना शुरू होता है। तो तीन काम जो कि हो रहे हैं डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में, मोर फ्लूइड रिटेन, क्योंकि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं है, फ्लूइड मजीद रिटेन हो रहा है। नंबर 2, फ्लूइड के मजीद रिटेन होने की वजह से मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर मजीद बढ़ रहा है। और नंबर 3, राइट एट्रियल का प्रेशर भी मजीद बढ़ रहा है क्योंकि वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। क्लिनिकली डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम के इतने इंक्रीज कर जाने से एडिमा होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। हमें उस स्वेलिंग से अंदाजा होगा कि इस आदमी के अंदर डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है। डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या तो डाययूरेटिक ड्रग्स यूज़ करें जो कि ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करें, जो कि ज़्यादा एक्सक्रीशन करें और फ्लूइड को निकाल के बॉडी से नॉर्मलाइज करें, या कार्डियोटोनिक ड्रग यूज़ करें जो कि हार्ट की कार्डियक आउटपुट को बढ़ाए। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो खुद ही एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगी, डाययूरेटिक वाला काम भी हो जाएगा। तो ये दो तरह के ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं हम डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर को। फिर हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटैलिस जो है
वो बेसिकली उसका मैकेनिज्म क्या है फंक्शन करने का, जो कि कार्डियोटोनिक ड्रग है। डिजिटैलिस असल में इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करता है तो ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर रह जाती है। जब ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर रह जाती है तो सोडियम कैल्शियम पंप भी इनहिबिट होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम कैल्शियम पंप का काम होता है कि सोडियम को अंदर और कैल्शियम को बाहर करे। जब सोडियम पहले ही अंदर ज्यादा है तो ना सोडियम को मजीद अंदर करने की जरूरत है ना कैल्शियम को बाहर, तो सोडियम को अंदर नहीं करते, कैल्शियम एज अ रिजल्ट बाहर नहीं जाती, तो कैल्शियम अंदर कंसंट्रेट हो जाती है। यही डिजिटैलिस का मकसद था कि अंदर कैल्शियम को बढ़ा दे और कैल्शियम फिर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे। अच्छा, फिर कार्डियक आउटपुट हम कितनी ज़्यादा, अभी हमने जो डिस्कस किया था डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, हमने कहा था कार्डियक आउटपुट इतनी नहीं हो पाती कि एक्सक्रीशन नॉर्मल कर सके, एज अ रिजल्ट फ्लूइड रिटेंशन होती चली जाती है। वो कार्डियक आउटपुट जिस पे फ्लूइड रिटेंशन बंद हो जाए, मजीद फ्लूइड रिटेंशन ना हो या एक्सक्रीशन नॉर्मल हो जाए, या कह सकते हैं जितना फ्लूइड का इनटेक हो उतनी आउटपुट हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल कार्डियक आउटपुट। फिर आगे चलते हैं, अगर यूनिलेटरल हार्ट फेलियर के ऊपर, अगर सिर्फ लेफ्ट हार्ट फेल कर गया है तो क्या होगा? राइट हार्ट सही काम कर रहा है, हार्ट लंग्स में ब्लड को भेज जरूर रहा है लेकिन लंग्स से ब्लड को ला नहीं रहा, एज अ रिजल्ट लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर रिक्वायरमेंट से कम हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो इसको हम कार्डियक शॉक कहते हैं या कार्डियोजेनिक शॉक भी कहते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, इवन अ शॉर्ट, अच्छा विशियस साइकिल को डिस्कस किया हुआ था। विशियस साइकिल इस तरह था कि जब थोड़ी सी भी हार्ट अपना काम कम करता है तो एज अ रिजल्ट जब कार्डियक आउटपुट कम होती है हार्ट की थोड़ी सी वीकनेस की वजह से, तो कार्डियक आउटपुट के कम होने से हार्ट के मसल्स को ब्लड कम मिलता है तो वो मजीद वीकनेस शो करते हैं, कार्डियक आउटपुट मजीद कम होती है और ये एक विशियस साइकिल चलना शुरू हो जाता है। इस विशियस साइकिल को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? या तो कोई ऐसे ड्रग्स यूज करें जो एट्रियल प्रेशर को राइज करें, या कोई ऐसे ड्रग्स यूज करें जो आपके हार्ट को ज़्यादा अच्छा कर दें, कार्डियोटोनिक ड्रग्स। वही डिजिटैलिसिस का मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया है। या सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं विशियस साइकिल को रोकने के लिए। सर्जिकली हम क्लॉट को ही रिमूव कर दें, या हम कैथेटर ऐड करके ऐसे सब्सटेंसेस डालें कि क्लॉट अंदर ही अंदर डिजोल्व हो जाए। तो ये 2-3 तरीके हैं जिन तरीकों से हम विशियस साइकिल को अवॉइड कर सकते हैं, यानी हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर हो जाए। फिर आता है कि ये पेरिफेरल एडिमा होता है, वो थोड़ा स्लोली डेवलप होता है क्योंकि शुरू में जो कैपिलरीज का प्रेशर है वो पेरिफ्रीज में कम हो जाता है। पेरिफ्रीज में कैपिलरीज का प्रेशर कम होता है, ऑल दो फ्लूइड रिटेन हो रहा, मतलब वीनस रिटर्न इंक्रीज कर रहा होता है, राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन चूंकि कार्डियक आउटपुट बहुत कम है, तो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा शुरू में डेवलप नहीं होता। अलबत्ता लंग्स में एडिमा जरूर डेवलप होता है, पल्मोनरी एडिमा। पेरिफ्री में एडिमा, जब फ्लूइड की रिटेंशन बहुत बढ़ जाएगी तो फिर आखिरकार पेरिफ्रीज में भी एडिमा होना शुरू हो तो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब फ्लूइड ही इतना ज़्यादा हो जाएगा फिर हार्ट चाहे ना पंप करे लेकिन फ्लूइड की ज्यादा ही कैपिलरी प्रेशर को इंक्रीज कर लेगी। फिर हम कहते हैं कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज, यानी कि जो किडनीज ने अपना फंक्शन कम किया था कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से, ये जो फ्लूइड की रिटेंशन हुई थी, फ्लूइड की रिटेंशन किन वजूहात से होती है? 4 वजूहात है फ्लूइड की रिटेंशन की। नंबर 1 डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, नंबर 3 इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, और नंबर 4 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक चीज़ याद रखें, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बाकी तीनों चीज़ों को करती है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी बढ़ाती है, मतलब एडीएच को बढ़ाती है, सॉरी, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की एक्टिवेशन करवाती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को भी कम करती है क्योंकि ये एफरेंट आर्टरियोल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, तो ग्लोमेरुलाई में ब्लड जाता ही कम है तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाती है। फिर हम डिस्कस करते हैं, सॉरी थोड़ा नीचे रह गया था, रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है बेसिकली। अभी जो मैंने आपको बताया 4 पॉइंट, ये वही यहाँ पे डिस्कस हो गए। अगले पेज पे चलते हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे एक जो अच्छा ड्रग है हमारे पास, एट्रिया के स्ट्रेच होने से रिलीज होता है, एट्रियल नाइट्री यूरेटेड पेप्टाइड। ये वो वाहिद चीज़ है जो कि कम से कम किडनी की एक्सक्रीशन को बढ़ाती है, बाकी सारी चीज़ें तो हम वही पढ़ रहे हैं जो किडनी की एक्सक्रीशन को कम कर रही हैं। फिर हम देखते हैं पल्मोनरी एडिमा, जो लंग्स का एडिमा था, इससे क्या होता है? अगर आपका लेफ्ट हार्ट थोड़ा सा वीक हो, फ्लूइड ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है लंग्स में, जब लंग्स में फ्लूइड ज़्यादा रहता है तो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा से जब लंग्स के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फ्लूइड इंक्रीज कर जाएगा तो लंग्स सही से ऑक्सीजनेशन नहीं कर पाएंगी ब्लड की। जब लंग्स ब्लड की सही से ऑक्सीजनेशन नहीं कर पाएंगी तो क्या नुकसान होगा कि कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास, हार्ट मजीद वीकन होगा,
उसके अलावा जब कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी बॉडी को, तो बॉडी की ब्लड वेसल्स वेसोडाइलेट कर देंगी। वेसोडाइलेशन के नतीजे में वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो लंग्स में मजीद खून आना शुरू हो जाएगा, लंग्स का एडिमा बढ़ जाएगा। क्या हुआ है, हार्ट ऑक्सीजनेशन की कमी से क्या नुकसान हुआ है, हार्ट वीक हुआ है और वीनस रिटर्न बढ़ गया है, यानी कि लंग्स में आने वाला ब्लड मजीद ज़्यादा हो गया है और जाने वाला ब्लड मजीद कम हो गया है। इसको हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, या तो टॉर्निक्वेट सप्लाई करते हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई को लिम्स में रोक के हार्ट के वर्कलोड को कम करते हैं, या हम प्योर ऑक्सीजन बंदे को देते हैं ताकि ऑक्सीजनेशन बेहतर हो सके, या डाययूरेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा एक्सक्रीशन हो सके और ये जो फालतू का फ्लूइड जमा हो रहा है इसको कम किया जा सके, और या कार्डियोटॉनिक ड्रग्स देते हैं ताकि हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर हो सके। अलबत्ता लो कार्डियक रिजर्व, अच्छा फिर हम लो कार्डियक रिजर्व को डिस्कस कर रहे हैं। लो कार्डियक रिजर्व को हम क्लिनिकली किस तरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट पे तो उस आदमी का जो कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मली होती है, तो हम क्लिनिकली उस आदमी को कहते हैं एक्सरसाइज करना शुरू करो। जब वो एक्सरसाइज करता है, अगर तो कार्डियक रिजर्व नॉर्मल हो तो उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर कार्डियक रिजर्व नहीं है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ नहीं पाता, लेकिन एज अ रिजल्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाती है, उसकी मसल्स की फटीग शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ इशूज आना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। फिर हम देखते हैं ग्राफिकल एनालिसिस किया था हमने कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर का भी और डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर का भी, और डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में हमने डिजिटैलिस ड्रग को डिस्कस किया था। ये सारा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली गई हैं। उसके अलावा फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन कौन सी होती है, जब हम डिजिटैलिस को दे देते हैं तो डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में फाइनली जो स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है उसमें विनस रिटर्न कर्व और कार्डिक आउटपुट कर्व और क्रिटिकल जो कार्डिक आउटपुट था वो सारे एक ही जगह पे क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उस क्रॉसिंग पॉइंट को हम स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। कार्डिक रिजर्व एवी फिस्टुला में कम हो जाता है, ये बात डिस्कस कर ली थी। एवी फिस्टुला में चूंकि विनस रिटर्न इतना ज्यादा हो जाता है, कार्डिक आउटपुट नॉर्मल रहते हैं एवी फिस्टुला में, कार्डिक आउटपुट कर्व नॉर्मल रहती है एवी फिस्टुला में, विनस रिटर्न कम हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है और कार्डियक रिजर्व बहुत कम हो जाता है। असल में इस तरह था कि ये आपके पास ये आपके पास कार्डियक आउटपुट की कर्व थी और ये आपके पास नॉर्मल विनस रिटर्न था इसमें, और ये कार्डियक आउटपुट की वैल्यू। तो एवी फिस्टुला में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट की कर्व यही रहती है, नॉर्मली रहती है, अलबत्ता विनस रिटर्न की कर्व यहाँ के बजाय यहाँ आ जाती है। जब विनस रिटर्न की कर्व यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इतनी इंक्रीज कर गई और पहले कार्डियक रिजर्व इतना था, अब कार्डियक रिजर्व सिर्फ इतना सा रह जाता है। तो और राइट एट्रियल प्रेशर भी रेज करता है इसके अंदर। फिर हम बेरी को डिस्कस करेंगे, तो बेरी में आपके पास कार्डियक आउटपुट कर्व भी नीचे आ जाती है और विनस रिटर्न कर्व भी नीचे आ जाती है। तो बेरी में कार्डियक आउटपुट थोड़ी सी इंक्रीज करती है, राइट एट्रियल प्रेशर काफ़ी सारा इंक्रीज कर जाता है, और बेरी में कार्डियक रिजर्व थोड़ा तो ज़रूर होगा लेकिन उतना, मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। बेरी में फिर भी थोड़ा सा कार्डियक रिजर्व होता है। बेरी ए विटामिनोसिस यानी कि थायमिन की डिफिशियंसी, थायमिन और बेरी में विटामिन की डिफिशियंसी से बेसिकली होता क्या है, ना हार्ट के मसल सही से काम कर पाते हैं जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, ना वेन्स के मसल सही से काम कर पाते हैं जिसकी वजह से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नहीं कर पाते और विनस रिटर्न बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट मसले मसाइल इंक्रीज कर जाते हैं, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है थोड़ा बहुत। तो ये समरी थी चैप्टर नंबर 22 की।